नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मेट्रो मनी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई, आपका सबसे लोकप्रिय हिंदी भाषी चैनल। दोस्तों, हमारी सबकी ज़िंदगी में तीन सबसे महत्व पहलू होते हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। मकान के बारे में आज बात करेंगे हम, खबरों के बाद, विश्लेषण के बाद। रियल एस्टेट सेक्टर भारत के संदर्भ में, कि हमारा जो हाउसिंग सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, जो हमारी सबकी ज़िंदगी को छूता है, सबको मकान चाहिए रहने के लिए, ये किस दिशा में निकला है, इसका इसका विकास कैसे हुआ है, किस विकसित रूप से ये आगे बढ़ रहा है और इसमें योगदान किसका है। और साथ साथ में हम एक शेयर के बारे में विश्लेषण करेंगे जो जेपी शेट्टी साहब हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। वो है एचडीएफसी लिमिटेड, जिस कंपनी ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है हाउसिंग सेक्टर के विकास में। तो जुड़े रहिएगा। खबरों और विश्लेषण के बाद हम हाउसिंग सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे, तो ज़रूर जुड़े रहिएगा। बड़ा ही रोचक डिबेट होगा। अभी फ़िलहाल शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। प्रिया जोशी जी आई हैं तो उन्हें जोड़ा जाए। प्रिया जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? कैसे हैं? बस देखिए, यो देख रहे हैं यूक्रेन का, कभी नरम कभी गरम, जी। कभी खुशी कभी गम। जी। इस और वक्त मेरे काफी ख्याल से गर्म है। जी जी बिल्कुल, वो थोड़ा सा ये मेरे ख्याल करण जौहर के मुंह पिक्चर जैसे हो गया है। पता नहीं कौन किसके साथ कहाँ जाने वाला है। तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर आप अगर खबरें खबरें सुनाएं और कुछ विश्लेषण जी। करें तो हमारे दर्शकों के लिए अच्छा होगा। जी बिल्कुल, जी शुरू करते हैं जी सबसे जी पहले आंकड़ों से रोज की तरह। कल अमेरिकन मार्केट इस तरह क्लोज हुआ। S&P 500 क्लोज हुआ 4,304.76 पर, 44.11 पॉइंट से नीचे रहा, 1.01%। डाउ जोन्स क्लोज हुआ 33,596.61 पर, 482.57 पॉइंट से नीचे रहा, 1.42%। Nasdaq क्लोज हुआ 13,381.52 पर, 166.55 पॉइंट से नीचे रहा, 1.23%। आगे यूरोपियन मार्केट देखते हैं। FTSE 100 क्लोज हुआ 7,494.21 पर, ये 9.88 पॉइंट से ऊपर रहा, 0.13%। डैक्स क्लोज हुआ 14,693 पर, 38.12 पॉइंट से नीचे रहा, 0.26%। आगे एशिया मार्केट देखते हैं। निकी क्लोज हुआ 26,449.61 पर, 461.26 पॉइंट से नीचे रहा, 1.71%। सेंसेक्स क्लोज हुआ 23,520 पर, 650.07 पॉइंट से नीचे रहा, 2.69%। Shanghai क्लोज हुआ 3,457.15 पर, 33.46 पॉइंट से ये भी नीचे रहा, 0.96%। जी सर, मार्केट में न्यूज़ ये है कि अमेरिका जो है उसमें कुछ फिगर्स अच्छे आए हैं, जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है जी। उस वो काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड एक्टिविटीज हो रही है। तो हाँ ये एक बहुत अच्छी खबर है। ओके। वहाँ पे परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो अच्छा आया है, जी जी काफी जंप है उसमें। जी मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में अच्छी एक्टिविटी हो रही है। जी लेकिन फिर भी मार्केट नीचे है, और दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द जियो पोलिटिकल टेंशन। जी। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है, अगर यूरोप की बात करें तो इस महीने इंटरेस्ट रेट्स बढ़े थे, हम्म। लेकिन आगे क्या डिसीजन लेंगे ये अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशन ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि इन्फ्लेशन किस हद तक कंट्रोल हो पाएगा वहाँ पे। जी और बाकी यूरोप में भी स्टॉक्स काफी नीचे हैं, क्योंकि वॉर जैसी सिचुएशन है तो काफी टेंशन है, इसलिए यूरोपियन मार्केट है। जी एशिया भी सिमिलर है। एशिया में भी यही है कि अगर वॉर होती है तो रशिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल, जी तो उसमें दिक्कत आएगी। इट्स द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट। तो इकोनॉमी वाइज काफी असर होगा अगर वॉर होती है तो। जी और बिल्कुल। चाइना भी नीचे है, एंड दिस इज द ओनली रीजन, जियोपॉलिटिकल टेंशन, जिसके कारण ग्लोबली सारे मार्केट्स नीचे हैं। जी मेरे ख्याल से अनसर्टेनिटी थोड़ी ज़्यादा है। अगर एक, जी। जैसे हमने पिछली बार भी बताया, अगर एक दिशा में कोई चीज़ जा रही है तो आप
उसका एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन जब कोई जी चीज़ दाएं से बाएं चली जाती है और फिर स्विंग होके दूसरी ओर चली जाती है, तो जब दिशाहीन चीज़ होती है तब जी कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ का सोल्यूशन निकालना मुश्किल हो जाता है। क्या करना चाहिए पता नहीं चलता है। मेरे ख्याल से मार्केट्स में ये कंफ्यूजन है कि ये जी जो बिल्कुल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का असर कितना होगा। मेरे ख्याल से आज जो अभी आप भारत के बाज़ारों में देखेंगी तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी है। कल यूरोप में जी भी इतना कम नहीं हुआ था, नरमाई ज़रूर है लेकिन कोई पैनिक नहीं था। मेरे ख्याल से अभी जो एनालिसिस निकल रहा है अमेरिका से और यूरोप से ये है कि अगर वॉर होता भी है तो उसको कंटेन कर, यानी उसका जो इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पे, कंटेन करने के लिए काफ़ी कुछ किया जा सकता है, क्योंकि फंडामेंटली हर एक देश अपने आप में मजबूत है। और ख़ास जी करके हम हमारे अगर देश की बात करें, भारत की बात करें, तो हमारी अर्थव्यवस्था आज की तारीख में बहुत ही स्ट्रांग फुटिंग पे है। तो मेरे ख्याल से रशिया जियोग्राफिकली दूर होने के साथ साथ हमारा जो ट्रेडिंग रिलेशनशिप है वो काफ़ी मजबूत है, जी यूएस के साथ भी मजबूत है। तो इन दोनों के बीच की युद्ध में हमें हमें हमारे देश के ऊपर जो असर होने होगा वो शायद इतना नहीं होगा जो शायद और देशों पे हो सकता है जिन्होंने जी साइड लिया हो। किसी ने रशिया का साइड लिया हो, किसी ने यूएस का साइड लिया हो। हम न्यूट्रल जी हैं। तो मेरे ख्याल से हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत शायद नहीं है अगर युद्ध होता है तो। हम तो जी यही आशा करेंगे युद्ध ना हो, क्योंकि यही सबके लिए अच्छा है। लेकिन अगर युद्ध होता भी है तो फंडामेंटली हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी इतनी स्ट्रांग है, इतनी मजबूत है आज की तारीख में, कि इसको शायद रशिया या ऐसी कोई चीज़ जहाँ भी युद्ध होता है ज़्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए। ये ऐसे कुछ अर्थशास्त्रों का अनुमान है। तो आपकी कोई राय इस पे, जी प्रिया जी? अब जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत पर ज़्यादा असर नहीं होगा इस चीज़ का। जी लेकिन अगर आप रशिया को लें या अमेरिका को लें, तो जो इन्फ्लेशन सिचुएशन स्पेशली यूएस में है, जी ये वॉर का असर अच्छा नहीं होगा। इकोनॉमीज विल सफर, जी। इन्फ्लेशन जो है वो और बढ़ेगा। सो इकोनॉमीज कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर एट द यूरोप के मोमेंट। ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ज्योग्राफिकली दे वेरी क्लोज और बिल्कुल ट्रेडिंग बढ़ेगा। रिलेशनशिप बहुत गहरा है। तो जी मेरे ख्याल से ये उनके ऊपर जी असर पड़ेगा। तो सही बात है, हम कोई भी नहीं चाहेगा कि युद्ध हो। लेकिन हमारे निवेशकों जी के लिए यही एक सलाह है कि पैनिक की ज़रूरत नहीं है। एक ठंडा दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोच के आगे आगे चलने की ज़रूरत है। चलिए जी आगे बढ़े। जी बिल्कुल। जी जी सर, आगे क्रिप्टो देखते हैं। जी बिटकॉइन 37,591.51 है, 406.43 पॉइंट से ऊपर है, 1.09%। इथेरियम 2,604.82 है, 12.40 पॉइंट से ऊपर, 0.48%। जी। इसमें एक खबर है सर प्रिया ये जी, कल के मुकाबले में, हाँ प्लीज़ गो जी अहेड, सर, आप बताएं। जी मैं कह रही थी कि कल के मुकाबले में थोड़ा ऊपर है क्रिप्टो, लेकिन ओवरऑल अभी भी नीचे है, काफी नीचे है क्रिप्टो। कल खबरें आई थी यूएस में, प्रिया जी, की राष्ट्रपति बाइडेन एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकालने वाले हैं जिसके तहत अलग जी अलग एजेंसियों को कहा जाएगा, इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि क्रिप्टो के ऊपर किस तरह का नियंत्रण लाना चाहिए। उसकी स्टडी करके राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाए एक टाइमलाइन के अंदर में, यानी 30 दिन या 60 दिन के अंदर में। और ये रिलायबल सोर्सेज से आया है, काफ़ी अखबारों ने इसको छापा है। और अगर राष्ट्रपति जी ये निर्देश निकालते हैं कि अलग अलग जो रेगुलेटर्स हैं, जैसे मार्केट रेगुलेटर है, करेंसी रेगुलेटर है, फॉरवर्ड रेगुलेटर है, वर्चुअल एसेट रेगुलेटर है, अलग अलग रेगुलेटर्स है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के रेगुलेटर्स है, अलग अलग रेगुलेटर्स अपना रिपोर्ट बना के राष्ट्रपति के सामने रखे उनके सुझाव के साथ कि क्रिप्टो के ऊपर नियंत्रण कैसे लाया जा सकता है। अगर ये एक उस तरफ बढ़ रहा है कि यूएस जो सबसे बड़ा मार्केट है क्रिप्टो का, जहाँ से क्रिप्टो की शुरुआत हुई थी, मार्केट की, न कि इनोवेशन की, न कि जी टेक्नोलॉजी की, तो उस अगर वो नियंत्रण हटा है तो शायद इस मार्केट के लिए हेल्दी होगा। लेकिन शायद भाव के ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि जो अभी तक जो अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड जो चल रहा है वो बंद हो जाएगा और उसके तहत शायद वॉल्यूम्स घटेंगे, शायद प्राइसेस भी घट सकते हैं, शायद हेल्दी करेक्शन होगा। लेकिन यूएस ने ये मूव शुरू किया है एक ऑब्जेक्टिव से कि एक ग्लोबल नियंत्रण आए, न कि हर देश अपना अपना एक कानून बनाए, जिससे कि काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो अगर एक
यूनिवर्सल रेगुलेशन आता है क्रिप्टो के लिए, तो हर देश के लिए अच्छा होगा और सभी निवेशकों के लिए अच्छा होगा, ऐसा उनका मानना है। मेरे ख्याल से भारत सरकार भी इसी मत की है कि अपने देश का अगर कोई नियंत्रण लाना है तो दुनिया में क्या हो रहा है उस नियंत्रण के साथ जी उसका तालमेल होना, उसका रिदम होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से अच्छा मूव है और बहुत ही जल्दी इसका एक हमें पता चलेगा कि इस किस दिशा में जा रहा है जब ये रिपोर्ट सामने आएगी। जी जी जी, बिल्कुल सही सर। और ये रिक्वायर्ड है क्योंकि अगर यूएस कुछ एक्शन लेता है तो और भी कंट्रीज जो हैं वो उसको फॉलो करेंगे, जी एंड दे बिल्कुल। विल आल्सो टेक सम एक्शन टू रेगुलेट क्रिप्टो। जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आगे जी बढ़। सर, आगे बढ़ते हैं, जी कमोडिटीज देखते हैं। जी ब्रेंट ऑयल $97.07 पर बैरल है, 2.6 से ऊपर है, 2.82%। गोल्ड 460.24 है, 23.95 पॉइंट से नीचे है, 0.52%। सिल्वर 58,068.80 है, 557.80 पॉइंट से ऊपर है, 0.97%। जी, काफ़ी मजबूत है ऑयल फिर मेटल्स। से ऊपर है। जी हाँ, ऑयल के बारे में बात करें मेटल्स पहले। पर स्ट्रॉन्ग। हाँ, पहले ऑयल के बारे में बात करते हैं। जी ऑयल। सर, ऑयल काफी ऊपर है ऑयल, और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बिकॉज अगर जो वॉर होता है तो ये एनर्जी सप्लाईज को काफी डिस्टर्ब करेंगे, जिसके जी कारण ऑयल ऊपर है। और ऐसी ही सिचुएशन रही तो ऑयल रोज धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा। और मेटल्स इंटरेस्टिंग यस बात काफी यह है स्ट्रॉन्ग प्रिया है। जी, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल जी 9950 छू के नीचे आया, 100 तक नहीं गया, जी जो साइकोलॉजिकल बैरियर है। जी लेकिन $99.50 तक छू के वो कल का हाई था और फिर अब नीचे गिर के 96-97 के आसपास घूम रहा है। लेकिन बहुत लोगों की ये एक फोरकास्ट है कि ये 100 और 110 के बीच में होना ही होना है टच, क्योंकि ये जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, तो हमें इसके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। जी कल वित्त मंत्री ने एक जी सर। स्टेटमेंट दिया बम्बई में शायद, या जब वो एक कमेटी मीटिंग के बाद उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग की थी कि जिम्मेदारी है वो तेल तेल की कंपनियों पे जो जो तेल का उत्पादन करती है। इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, इन्होंने इन्होंने अभी तक भाव बढ़ाया नहीं है। लेकिन जैसे ही 7 मार्च होगा, हमने पहले भी इसका जिक्र किया था, हम पूरी तरह से ये गुंजाइश है कि इसके भाव एटलीस्ट 10, 12, 15 रुपए से बढ़ेगा, डिपेंडिंग ऑन ब्रेंट का भाव क्या है उस वक्त। अगर $100 है तो फिर आप आराम से सोच, आप इजीली द इंक्रीज विल बी इन द रेंज ऑफ 10 to 15 रुपीज़। तो हमें इसके लिए तैनात होना चाहिए, जी हमें इससे सावधान होना चाहिए और इसको एंटिसिपेट करके प्लान करना चाहिए। जी जी, मेटल्स बिल्कुल के सही बारे में सर। आप और मेटल्स के सर, बारे में क्या राय है? मेटल स्ट्रॉन्ग है, मेटल स्ट्रॉन्ग ही नजर आ रहे हैं। शायद करेक्शन भी किए जा सकते हैं क्योंकि कुछ दिनों से काफी ऊपर है, जी बट ओवरऑल ये इस वक्त ऊपर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब तक ये टेंशन्स रहेंगे, जी, जियोपॉलिटिकल टेंशन, तब तक मेटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। मेटल स्ट्रॉन्ग रहेंगे तब तक। जी बिल्कुल। जी जी। जी जी। आगे सर, बढ़ते हैं। आगे करेंसी देखते हैं। जी जी, डॉलर टू रुपी 74.88 है, 0.36 से ऊपर है, 0.48%। यूरो टू रुपी 84.80 है, 0.20 से ऊपर, 0.24%। आगे पेट्रोल डीजल देखते हैं, सेम रेट्स है। पेट्रोल 109.98 और डीजल 94.14। ये मुंबई के रेट्स हैं और ये स्टेडी है। सेंसेक्स और निफ्टी कल फिर से नीचे क्लोज हुए। सेंसेक्स 57,300.68 पर क्लोज हुआ, 382.91 पॉइंट से नीचे रहा, 0.66%। निफ्टी 17,092.20 पर क्लोज हुआ, 114.50 पॉइंट से नीचे रहा, 0.67%। जी, राजकुमार जी आज आए हैं। राजकुमार जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जी नमस्ते सर, नमस्ते मैडम जी। कैसे हैं, सब बढ़िया? गुड मॉर्निंग। ठीक है सर, बहुत बढ़िया है सर। मार्केट फ्लैट है। रशिया का, मेरे ख्याल से यूक्रेन का जो सिचुएशन है शायद एब्जॉर्ब कर लिया है, या आशावादी हैं लोग, क्या लगता है आपको? जी शायद आशावादी है, आशावादी मतलब ऐसा नहीं कि होपलेसली, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग को भी लग रहा था सर कि कभी भी फुल फ्लेड वार के चांसेस नहीं है। जी और वो अभी पुतिन के मूवमेंट से लगा भी कि वो फुल फ्लेड वार के किसी भी एंगल से नहीं है। वो इसी तरह के एक्शंस लेते रहेंगे जी कि पीस कीपिंग फोर्स है, और उन लोगों जो रिबेल्स हैं या जो दो प्रोविंसेस हैं, जी उनको तो हमने 14 में ही उन लोगों ने रेफरेंडम में ले आया था, हमने तो जस्ट रिकॉग्नाइज किया है। जी तो रिकॉग्नाइजिंग अ पर्टिकुलर टेरिटरी
which is already considered as a breakaway group from the Ukraine, cannot be termed as a war. तो इस तरह की चीज ही आती रहेगी और हम लोग का मानना है कि फुल फ्लेज वार नहीं होएगा और शायद प्रोबेबली अगर पुतिन को समझा जाए तो वो ज्यादा चाहेंगे कि यूक्रेन को एक बफर स्टेट के रूप में यूज करें और रादर देन कि पूरी तरह से यूक्रेन को कंट्रोल में लेकर के उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है कोई इकोनॉमी से, बफर स्टेट के रूप में यूज करें जो प्रो रसा हो, एक बार ये दो जगह घुस जाए फिर उसके बाद ये दोनों प्रोविंस को कंट्रोल में ले लें, फिर धीरे धीरे वहां पे प्रो रसन गवर्नमेंट की बात करें जो एक बफर जैसा स्टेट हो और कंप्लीट स्टेटहुड का रिकॉग्निशन भी हो और जरूरत पड़े तो व्हाइट हाउस भी जाए, डाउनिंग स्ट्रीट भी जाए, जरूरत पड़े तो कैमरिन भी जाए और सब जगह सूंघ के जो हम लोग का बोलते थे ना सर, वो नारद मुनि हम लोग के मैथोलॉजी में होते थे ना कि सब जगह से तो उसको वो बहुत फायदे का काम होता है, सब जगह से सूंघ के लाया तो बेसिकली वही चाहेंगे कि प्रो रसन गवर्नमेंट वहां इंस्टॉल हो जाए और नेटो की तरफ ना जाए, नेटो किसी भी एंगल से हम लोग के बॉर्डर तक नहीं आए। वो हमको लगता है जो उसी मूवमेंट में उसी माइंडसेट के साथ बढ़ रहे हैं वो आगे। जी, और काफी एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि अगर मान के चलिए युद्ध होता भी है, एक वर्स्ट के सिनेरियो हम पकड़ते हैं कि युद्ध होता भी है, तो इसका इम्पैक्ट जो भारत की इकोनॉमी पे होगा इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना दूसरे देशों पे, यानी जो करीब है रशिया के, या तो फिजिकली करीब है या ट्रेडिंग रिलेशनशिप के बहुत ही गहरा संबंध है, जो उनके ऊपर पड़ेगा उतना असर हमारे, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था अपने आप में बहुत ही मजबूत है, हमारी इंटरनल स्टोरी इतनी स्ट्रांग है, हमारा इंटरनल डिमांड, इंटरनल कंजम्पशन ही इतना स्ट्रांग है, हम रशिया पे सिर्फ तेल के लिए शायद डिपेंडेंट है, बाकी कोई ऐसा इंपोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं है, जो अगर कहीं रुक गया या कम हो गया तो इसका बहुत भारी असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। आपकी कोई राय है इसके बारे में? जी ने एकदम सही बोला सर आपने, लेकिन उसमें एक चीज और देखना पड़ेगा कि रशिया के लिए जो मेन चीजें हैं, जैसे कि आपने बताया कि गैस सप्लाई करता है, खास करके यूरोप में मैक्सिमम एक्सपोर्ट होते हैं, ऑयल होते हैं, प्लस में डिफेंस जो हार्डवेयर है उसका इंडिया पे असर पड़ सकता है क्योंकि डिफेंस हार्डवेयर हम लोग रशिया से काफी लेते हैं जी, तो वो एक थोड़ा सा असर पड़ सकता है और यूरेनियम रशिया काफी प्रोड्यूस करता है, तो ये चार आइटम्स को देखने पड़ेंगे जी। लेकिन इन ऑल लाइवलीहुड मेरा मानना है सर कि शायद ये फुल फ्लेज वार नहीं होगा, एक कन्विक्शन हमको लग रहा है, क्योंकि यूक्रेन, आप जरा सा सर एक मिनट में ले रहा हूं, इसमें जरा समझने की चीज है जी, क्योंकि किसी भी एंगल से वार का सिचुएशन इसलिए नहीं है कि यूक्रेन, सबसे पहले तो यूक्रेन इस स्थिति में नहीं है कि वो रशिया से वार कर सके, करेक्ट, दे आर टू स्मॉल, पहली बात। दूसरी बात, नेटो ने, यूरोपियन कंट्रीज, दे आर ऑल डिवाइडेड और यूएस ने भी कहा है कि हम डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन में कहीं नहीं जाएंगे, हम लॉजिस्टिक जो भी होगा लॉजिस्टिक सप्लाई करेंगे। तो और सबसे बड़ी बात, इन सब चीजों से पुतिन को फुल फ्लेज वार करके कुछ मिलना नहीं, उनकी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम में है, ये जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम से गुजरा है अभी, प्लस में ये जानते हैं कि यूएस वगैरह ने अभी कहीं पे भी वो सक्सेसफुल, बाइडेन को बोला जाता है वीक मैन ऑफ अमेरिका, क्योंकि वो पहले भी, लेकिन ऐसे भी नहीं हुआ, अफगानिस्तान से निकल गए, पहले भी इन लोगों का सक्सेसफुल नहीं रहा, वियतनाम से निकल गए बेआबरू होकर के, इराक से निकल गए, कुवैत में कुछ नहीं किया, आज इजराइल लेबनान का इतना दिन चल रहा है, कुछ सोल्यूशन नहीं ला पाए। तो इसलिए पुतिन को ये पता है कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर के कोई मीनिंग नहीं। इवन पुतिन भी सर ये जानते हैं कि 79 से 89 तक वो अफगानिस्तान में थे, क्या मिला रूस को, अंत में थक के वहां से भाग गए। बिल्कुल, तो वो इकोनॉमिक सैंक्शंस भी आपको लगते हैं, प्लस में जो आपके खर्चे होते हैं अफगानिस्तान में रहने के 10 साल वो अलग होते हैं, आप पूरी तरह से चरमरा जाते हैं आपका इकोनॉमी। तो किसी भी एंगल से हमको नहीं लग रहा है, चाहे यूएस हो या रशिया हो, फुल फ्लेज वार किसी भी एंगल से हमको एक प्रोबेबिलिटी नहीं लग रहा है, लेकिन टैक्टिकली इस तरह से दबाव बनाते रहेंगे पुतिन और घुसते चले जाएंगे। ये दो प्रोविंस को कर लिया, धीरे धीरे दबाव बनाएंगे और यूक्रेन के प्रेसिडेंट को ये एहसास दिलाएंगे कि तुम देख लो, अगर मैं हूं तभी है, कोई खड़ा हुआ तुम्हारे पास क्या है। बिल्कुल सर, एक सिनेमा याद है, शोले बहुत पॉपुलर सिनेमा हुआ करता था जी, तो उसमें गब्बर सिंह का एक डायलॉग था कि गब्बर की ताप से, ताप मतलब उसके प्रेशर से या उसके जो भी से, गब्बर की ताप से तुमको एक ही आदमी बचा सकता है और वह है खुद गब्बर जी। तो पुतिन वही उसको बता रहे हैं कि उसको यूक्रेन
सर यूक्रेन को 10 साल से परेशान किया हुआ है, उसको छोटा सा कंट्री है, तो वो उसको एहसास दिलाएंगे कि तुमको और कोई खड़ा होने वाला नहीं है। और ये फैक्ट है सर। अब नेटो कंट्रीज में भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनका पुतिन के साथ रिलेशन बहुत अच्छे, कोवर्टली। जी यूरोप डिवाइडेड है, तो कोई उनके सामने खड़े नहीं होंगे और सैंक्शन छोटे मोटे लगते रहेंगे। इसलिए फुल वेज वार हमको, मतलब मेरे जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें ज्यादा नहीं लग रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा ऐसा लगता नहीं सर। जी जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल से अगर अगर गब्बर सिंह पुतिन है और अगर बाइडन ठाकुर है और बिना हाथ का, तो हम समझ सकते हैं क्या होगा। तो मेरे ख्याल से बाइडन भी बहुत दूर है। और जी जी कहिए। जिन्हें एकदम सही सही एनालॉजी आपने डाला सर, कि वो आज के डेट में उनको वीक मैन ऑफ अमेरिका कहा जाता है, तो ठाकुर टाइप का ही कुछ पोस्टरिंग आ रहा है। तो उसमें देखना पड़ेगा कि क्या होता है। बिल्कुल 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 सही जी बोला आपने। जी और एक इंडिकेशन है राजकुमार जी, चाइना। देखिए चाइना जो जी करता है बहुत सोच समझ के करता है। वो कभी भी जी जी कभी भी कोई भी कुछ स्टेप लेता है तो वो बहुत दूर की सोच के लेता है। और चाइना और रशिया बहुत ही करीब है एक दूसरे के आज की तारीख बहुत में। करीब सर। तो उन्होंने जो कहा है इस सिलसिले के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अभी तक रशिया के सपोर्ट में कुछ कहा नहीं है कि आप ये करिए। उन्होंने या तो साइलेंस रखा है या थोड़ा दूर हट गए हैं कि भाई इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर चाइना अगर इसको पुश करती, अगर चाइना चाहती कि वॉर हो, तो उस उनकी तरफ से भी कुछ साउंड बाइट्स आते जो रशिया को शायद प्रोत्साहित करते, लेकिन ये नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि बैक ऑफ द बैक पीछे से चाइना शायद रशिया को बोल रही है सावधान रहे, युद्ध मत करो, बाकी जो करना है करो आप। तो मेरे ख्याल से चाइना जी का सर। भी एक इंडिकेशन बहुत स्ट्रांग आया है कि उनको भी युद्ध नहीं चाहिए। और ये अच्छी बात है क्योंकि दैट इज साउंड जियो पॉलिटिकल सेंस, एंड दैट इज वी होप दैट सेंस प्रिवेल्स। जी 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 एब्सोल्युटली राइट सर, कोई वार नहीं चाहता। और चाइना भी उसी, आपने एकदम सही लिया ये, कि चाइना भी एक तरह से कम ओवरटली न्यूट्रल स्टैंड लिया हुआ है। जी ओवरटली तो ऑलवेज रूस के साथ रहेगा, रसा के साथ, लेकिन चाइना वार नहीं चाह रहा है और पुतिन भी नहीं चाह रहे हैं, बाइडन तो नहीं ही चाह रहे हैं। बाकी ये डायाट्राइब, वार ऑफ वर्ड्स ये सब चलते रहेंगे, सैंक्शंस होते रहेंगे, जी और बाकी जिसको जिसको जितना केक चाहिए वो केक लेगा। और इसको जो मेरा मानना, इवेंचुअली यूक्रेन को एक बफर स्टेट बनाएंगे जो अपना इंडिपेंडेंट रहे, प्रो रसन आएगा। और पुतिन कभी भी प्ले ग्राउंड नहीं होने देगा अफगानिस्तान की तरफ। ये भी जी सही है सर, बिल्कुल जी कि बिल्कुल। जो इसको दो पावर आ गए, सुपर पावर, अफगानिस्तान में खेल किया, मैच किया आपस में, फिर भाग गए, फिर छोड़ दिया, वैसा भी नहीं, लेकिन एक बफर स्टेट बनाना चाहेंगे वो, ऐसा मेरा मानना और देखिए है। रादर इतिहास को आप दैन भूल नहीं जी सकते हो, यूक्रेन रशिया ये सब जी एक ही देश के हिस्सा थे बहुत सालों पहले, नहीं 20-25 राइट साल पहले। हमारी नई पीढ़ी को शायद पता राइट नहीं होगा, लेकिन ये यूएसएसआर करके देश था, यूनाइटेड सोशल जी सोवियत रिपब्लिक। और ये जो जी रिपब्लिक था इसमें ये सारे स्टेट थे जो टूटने के बाद, सेपरेट होने के बाद, डिसइंटीग्रेट होने के बाद यूक्रेन बना, कजाकिस्तान बना, फलाना बना, ढिमका बना, रशिया बना। तो ये इनकी जो कल्चरल और इमोशनल कनेक्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। राइट इसलिए हम इसको जी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब वहाँ की जो रियलिटी हमें नहीं पता और ये पॉलिटिकल स्टेज भी नहीं है डिस्कस करने का। लेकिन अर्थव्यवस्था के हिसाब से अगर देखना है और उसके कनेक्ट देखना है तो कनेक्ट बड़ा स्ट्रांग है और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेरे इतना एक लिमिटेड पॉइंट था यूक्रेन के बारे में। तो मेरे जी ख्याल से जी अच्छी टिप्पणी रही आपकी राजकुमार जी। एक रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में आज डिस्कस करना था। अगर अपने सेठी साहब आए हैं तो प्लीज़ उनको स्क्रीन पे लाया जाए। और मैं थोड़ा, सेठी साहब नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। Good morning. Said sir, before I hand over to you, I will just quickly like to give a brief overview of the real estate sector and then you can speak about HDFC Limited as a script. तो टेक्निकली अगर पहला स्लाइड अगर रेडी है तो प्लीज़ लाया जाए। ये जो सेक्टर है राजकुमार जी, प्रिया जी, सेठी साहब, बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया का। और अगर आप डेवलप्ड इकोनॉमीज देखें तो हाउसिंग सेक्टर जो होता है वो जीडीपी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और जहाँ हाउसिंग सेक्टर एडवांस्ड है, डेवलप्ड है, वहाँ जीडीपी और कंट्री भी डेवलप होता है। तो हमारा देश इस मैप में कहाँ है, हमारा हाउसिंग सेक्टर कितना बड़ा है, कितना स्कोप है उसमें, उसको बढ़ने में थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं उसके ऊपर। तो आज की तारीख में जो हमारी इंडस्ट्री है रियल एस्टेट सेक्टर, जैसे इसमें सब कुछ आ जाता है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, SEZ सारा आ जाता है उसमें। ये $200 बिलियन की इकोनॉमी है, ये $200 बिलियन की इंडस्ट्री है आज की तारीख में।
कुछ रिसर्च के हिसाब से ये वाला नहीं बेटा, पहले वाला दिखाएं, इससे पहले वाला जो 3 ग्राफ हैं वो 3, हाँ जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये जो आप देखेंगे कि ये जो रियल एस्टेट मार्केट है, ये 2025 में कहा जा रहा है कि 650 बिलियन डॉलर का होगा। हाँ थोड़ा ऊपर लीजिए इसको, धन्यवाद। ये हमारा रियल एस्टेट मार्केट है यूएस डॉलर बिलियन में, और आज की तारीख में 200 बिलियन है। 2025 में फोरकास्ट है कि 650 बिलियन डॉलर का होगा, और 2030 में 1 ट्रिलियन डॉलर का होगा, जो हमारे जीडीपी का 13% होगा। आज की तारीख में 7% है। तो आज अगर हमारा जीडीपी 3 ट्रिलियन का है, 3 ट्रिलियन से कम है, और अगर 200 बिलियन है, तो करीबन 6 से 6.5% का मार्केट है। थोड़ा ऊपर लीजिए इसको। तो ये जो सेक्टर है वो अर्बन पॉपुलेशन से ड्राइव होता है, यानी शहरी जो सेगमेंट है, न कि कृषि जो सेगमेंट है, रूरल सेगमेंट जिसे हम कहते हैं, जो गांव हैं उसको हम, उसमें ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या रियल एस्टेट का ग्रोथ नहीं होता है, ज़्यादा होता है अर्बन एरियाज़ में। तो अगर अर्बन एरियाज़ में यानी शहरी इलाकों में अगर आबादी बढ़ती है तो इस सेक्टर के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारी आबादी क्या है शहरी इलाकों में, तो इसका भी आप ग्रोथ देखेंगे तो 2020 में करीबन 47 करोड़ यानी 470 मिलियन लोग अर्बन एरियाज में थे, और इस अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2030 में 2036 में अर्बन पॉपुलेशन होगा 600 करोड़ 60 करोड़ 600 मिलियन। तो ये जो ग्रोथ है अर्बन पॉपुलेशन का, ये भी फ्यूल करेगी इस सेक्टर को। बाहर से पैसा कितना आता है इस सेक्टर में, इसके भी कुछ आंकड़े हैं, थोड़े पुराने हैं, लेकिन ये रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से जो हमारे पास अवेलेबल है वो हम दिखा रहे हैं कि अप्रैल 2000 और जून 2021 के बीच में कितना निवेश आया। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में 25 बिलियन डॉलर और कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट में 26 बिलियन डॉलर। ये आपके थोड़े एक ब्रॉड लेवल के आंकड़े हो गए। नेक्स्ट स्लाइड अगर देखते हैं तो अगर इसके जो अलग अलग हिस्से हैं सेक्टर के, थोड़ा सा दाएं चले जाएं, इसको लेफ्ट में चले जाएं, तो इसके जो सेक्टर है वो है रेसिडेंशियल है, ये नहीं दूसरा वाला चार्ट, ये नहीं, इसके पहले वाला, हाँ थैंक यू। तो इसमें अलग अलग हिस्से हैं राजकुमार जी, सेठी साहब देखिए 5 हिस्से हैं प्रिया जी। रेसिडेंशियल स्पेस है, कमर्शियल स्पेस है, रिटेल स्पेस है, हॉस्पिटैलिटी स्पेस है और एसईजेड्स है। यानी ये जो सेक्टर है इसको हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, और सभी में अच्छा ग्रोथ हुआ है। रेसिडेंशियल सबसे बड़ा है, यानी जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसका 80% रेसिडेंशियल है, और बाकी 20% इन 4 सेगमेंटों में बांटा जाता है। अब आगे देखते हैं, आगे वाला स्लाइड। इसमें आप देखेंगे कि सप्लाई डिमांड जो है, और ये हमने जो एस्टिमेट किया गया है वो 8 बड़े शहरों का एस्टिमेट है, जो भारत में 8 बड़े शहर को लिया गया है, जिसमें नाम लिया जाता है अहमदाबाद का, हैदराबाद, दिल्ली, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये 8 को अगर पकड़े तो जो डिमांड है 2016 और 2020 का बीच का 717 यूनिट हाई इनकम ग्रुप में था, यानी जो बड़े वाले घर, जो महंगे घर होते हैं, उसमें 717,000 यूनिट, 7,17,000 यूनिट की डिमांड थी। बने कितने? सिर्फ 3.5 लाख। यानी आप देख सकते हैं कि सप्लाई और डिमांड का जो गैप है वो कितना बड़ा है। मिडिल इनकम ग्रुप में आप देख सकते हैं कि 14,57,000 यूनिट की डिमांड थी, बने सिर्फ 6,47,000। और लो इनकम ग्रुप में सबसे बड़ा जो गैप है वो लो इनकम ग्रुप में है, वो है 19,82,000 की डिमांड थी, सिर्फ 25 लाख यूनिट बने। तो ये जो आंकड़े हैं ये क्लियरली इंडिकेट करते हैं, थैंक यू टेक्निकल टीम, यू कैन गेट द पैनलिस्ट बैक। ये जो आंकड़े हैं उसमें क्लियरली दिख रहा है कि कितना स्कोप है ग्रोथ का, डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है और साइज कितनी है। हमारा जीडीपी एट 6% ऑफ जीडीपी इज हाउसिंग सेक्टर। अमेरिका में, राजकुमार जी, अमेरिका में $4 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, हमारे जीडीपी से बड़ी। हाउसिंग सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर इज $4 ट्रिलियन, our GDP is less than 3 trillion, and that 4 trillion is equal to 20%, because उनकी जो इकोनॉमी है वो 19 ट्रिलियन है। तो 19 ट्रिलियन के हिसाब से अगर 4 ट्रिलियन पकड़े तो 20% से ऊपर है। 20% के ऊपर का जो, एंड इट इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू जीडीपी, 20 to 22%। तो जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है इसमें हाउसिंग सेक्टर का ग्रोथ होना बहुत जरूरी है।
तो अगर हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है तो इस सेक्टर का ग्रो होना बहुत ही ज़रूरी है। अफोर्डेबल हाउसिंग लीजिए, रेसिडेंशियल अर्बन एरिया लीजिए, कमर्शियल लीजिए, आप किसी भी एरिया में जाओ, रिटेल लीजिए, हॉस्पिटल लीजिए, सबका ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट एम्प्लॉयर ऑल्सो। आज भारत में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर कौन है? कृषि उद्योग। कृषि उद्योग के बाद किसका नंबर आता है? हाउसिंग सेक्टर का आता है। यानी हाउसिंग सेक्टर सबसे बड़ा रोजगार प्रोवाइड करता है, सेकंड नंबर है ये भारत में, और बाद में सारे उद्योग आते हैं। तो अगर ये उद्योग बढ़ता है, अगर हाउसिंग सेक्टर का उद्योग बढ़ता है, सिर्फ इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ता है, और जब रोजगार बढ़ता है तो इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो हमने ये ब्रॉड नंबर्स दिए। सही हिसाब से कहूँगा मैं HDFC के बारे में बात करें, और फिर राजकुमार जी और प्रिया जी आप सवाल पूछ सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं। सेठी साहब। अभी आपने इंडस्ट्री की बात कही है तो मैं पहले इंडस्ट्री पे आता हूँ जी कि इंडस्ट्री में ग्रोथ के कारण क्या हैं, किन कारणों से ग्रोथ आ रही है इस इंडस्ट्री में। जी पहला तो है इस सेक्टर को गवर्नमेंट की सपोर्ट है, करेक्ट। टैक्स इंसेंटिव्स है, इंटरेस्ट रेट कम है, जी और अर्बनाइजेशन की जो आपने बात की, वो अर्बनाइजेशन अभी 32% है, वो 2030 में बढ़ के 40% हो जाएगा। जी और न्यूक्लियर हाउस होल्ड का चलन चल रहा है, हस्बैंड वाइफ, छोटे छोटे न्यूक्लियर। जी और ग्रोथ जो है अफोर्डेबल और हाई इनकम ग्रुप दोनों में आ रही है। जी अब मैं आता हूँ HDFC पर। जी HDFC के जो पिछले 9 महीनों में डिसबर्समेंट किए हैं, जो अप्रूवल किए हैं, वो 45% ग्रोथ आई है, जी और 48% डिसबर्समेंट में आई है। जी तो इतनी इतनी बड़ी कंपनी कोविड पीरियड के निकलने के बाद इतनी बड़ी ग्रोथ दिखा रही है, तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। और किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए 3 चीज़ों पर ध्यान जो देना जरूरी है, एक मैनेजमेंट, एक इंडस्ट्री, और एक कंपनी का डाटा। जी तो कंपनी के डाटा देखते हुए एक चीज़ ऊपर के सामने आई कि एच डी एफ सी हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी तो है, लेकिन इसका बैंकिंग, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट और बहुत कंपनियों में स्टेक है। जी इसकी 361 करोड़ की इक्विटी कैपिटल के सामने 1,56,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं। जी और इसके पे जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई है कंपनियों में, जी उसकी मार्केट वैल्यू 2 लाख, उसका एप्रिसिएशन 2,49,000 करोड़ है, जी 2,49,000 करोड़ है। जी तो ये 4 लाख करोड़ की कंपनी है। जी ये 4 लाख करोड़ की कंपनी है, बहुत कम लोग जानते हैं। जी और 21 की पी रेशो पर इसका शेयर मिल रहा है। जी और 2010 से देखें तो 11 साल में इसका रेवेन्यू 2010 में 25,413 करोड़ था, जो बढ़कर 2021 में 1,39,000 करोड़ हो गया है। जी नेट प्रॉफिट 32.41 से बढ़कर 18,740 करोड़ हो गया है। जी और EPS 22 रुपये से बढ़कर 103 रुपया हो गई है। हम्म, और इक्विटी 287 से बढ़कर 361 करोड़ हुई है। अच्छा। मौजूदा भाव इसका 2453 रुपये है। हम्म, 50 डेज की पी रेशो 2556 है, 200 दिनों की 2609 है। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टर्स का 72% स्टेक है, जी 16% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का है। जी तो पब्लिक के पास खाली 10% शेयर है, जी जी जिसकी पी रेशो कम है, 4 लाख करोड़ उसके पास पड़ा हुआ है, इक्विटी कैपिटल बहुत छोटी है, तो उसमें विकास क्यों नहीं आएगा। जी और सेक्टर बहुत अच्छा है, जी और मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। जी तो और कोई सवाल आप करना चाहें? जी। तो मेरे ख्याल से बहुत ही सही बोला आपने। 3 जो मेन मुद्दे होते हैं, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री और आंकड़े, हमने तीनों का भी जिक्र किया, और मेरे ख्याल से आंकड़े तो अपने आप में बोलते ही हैं। और मैं डिस्क्लोज करना चाहूँगा, मैं पहले एक ज़माने में इसी कंपनी में नौकरी भी करता था, और मेरा सौभाग्य था कि मैं इस कंपनी से जुड़ा था बाय वे ऑफ डिस्क्लोज। बहुत साल हो गए, शायद प्रिया जी पैदा नहीं हुई थी उस वक्त।
तो तो ये एंशियंट बात है, जब छोटी सी कंपनी थी और मैं तो बहुत करीब से देखा हूँ मैनेजमेंट को, और क्वालिटी के बारे में तो कोई शक ही नहीं है, एकदम हाई क्वालिटी टॉप क्लास क्वालिटी की कंपनी है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सवाल है आपको सेठी साहब, थोड़ा सा प्राइस में हम देख रहे हैं कि नरमाई दिख रही है कुछ हफ्तों से, एंड कंपेयर टू पीयर्स जैसे बजाज फाइनेंस है, कि बीच में रिपोर्ट आई थी कि बजाज फाइनेंस छोटे से समय के लिए मार्केट कैप HDFC से बढ़ गया था, अब शायद थोड़ा रिवर्स हो गया है। एनी रीजन फॉर द dampness or the sort of slight weakness in a slight sort of hesitation on the pricing? देखिए, वीकनेस को हम वीकनेस स्ट्रेंथ समझना चाहिए कि वो वीकनेस है, वो शेयर को खरीदने का एक मौका है, जी जी वो अपॉर्चुनिटी है। जी 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 क्योंकि आज अगर आप लोगों से पूछें, क्विज करें, तो किसको मालूम है कि इसके बाद 2.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट है। जी जी तो ऐसी कितनी कंपनी है जिनकी इक्विटी इतनी कम है और इतने रिजर्व्स अवेलेबल हैं? जी एक भी कंपनी ध्यान में नहीं आती है मेरे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फंडामेंटल्स का तो सवाल ही नहीं है। There is no- इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि अगर फंडामेंटल्स में अगर कुछ होता तो शायद जवाब अपने आप मिल जाता कि ये है फंडामेंटल में इशू है, इसलिए भाव के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट। जब फंडामेंटल इतने स्ट्रांग है, मैनेजमेंट इतना तगड़ा है, और इंडस्ट्री में तो कोई सवाल ही नहीं है कि इतना बड़ा स्कोप है आगे चल के, तब ये होता है तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन आता है कि क्या कोई आगे चल के कोई क्योंकि इनकी NPS भी कंट्रोल में है, ऐसा कोई ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है, थोड़ा सा प्लस माइनस वो तो नॉर्मल होता है। जी अब कह रहे थे कुछ सेठी? एनपीएस का उन्होंने ज्यादा प्रोविजनिंग किया है, जितना प्रोविजनिंग चाहिए उससे ज्यादा प्रोविजनिंग करके रखा है। जी बिल्कुल, बहुत ही कॉशियस अप्रोच रहा है उनका कि उन्होंने हमेशा ओवर प्रोविजनिंग किया है कि आगे चल के अगर कोई शॉक भी लगे तो उसका एक एब्जॉर्प्शन हो जाए। तो मेरे ख्याल से ऑल इन ऑल अ ग्रेट स्क्रिप्ट, इट इज़ द स्टोरी ऑफ इंडिया। मैंने तो देखा है कि जो इम्पैक्ट हुआ था HDFC का हाउसिंग सेक्टर पे एज अ पायनियर, एज अ हाउसिंग फाइनेंस की जो इंडस्ट्री है 11 लाख करोड़ की आज बन चुकी है, बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री बनी है। लेकिन 30 साल पहले 40 साल पहले जब हम थे HDFC में, तब बहुत ही नई इंडस्ट्री थी हाउसिंग फाइनेंस, इतना बहुत ही कम कंपनियां थी जो हाउसिंग फाइनेंस देती थी रिटेल लेवल पे, और मुश्किल होता था सिर्फ PSU बैंक्स, अब बैंक के पास जो प्राइवेट सेक्टर में, और बहुत ही सराहनीय बात है कि कोई ओनर नहीं है। HT पारेख सर ने ये कंपनी शुरू की थी और पूरा प्रोफेशनली मैनेज्ड विदाउट देयर बीइंग एन ओनर। आज आपने कहा 72% फॉरेन ओनरशिप है, 18% लोकल है, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, और 10% पब्लिक में है। तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत दाद देना चाहिए इस कंपनी को कि इन्होंने जो किया भारत के लिए बहुत ही बढ़िया किया। राजकुमार जी, ऑफ कोर्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव आई डोंट थिंक वी हैव टू डिसाइड कि इज इट गुड इज इट बैड। लॉन्ग टर्म में तो ऐसी स्क्रिप्ट हमेशा अच्छी रहती है। दीज आर द इमॉर्टल कंपनीज दैट यू नॉर्मली स्पीक अबाउट, कि ये कंपनी, दिस टाइप ऑफ कंपनीज नेवर डाई, and so it's always advisable to go in for such companies. These are defensive stocks. Even in bad times they will normally be doing good. Your comments generally on the sector and then on the company. जी सर, एकदम सही बताया कि सेक्टर में तो अगर रियल एस्टेट की बात करें तो गोज विदाउट सेइंग कि रियल एस्टेट सेक्टर अभी सनराइज हो रहा है और उसमें रिवाइवल आ रहा है, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट HDFC को मिलेगा। और जो दूसरे सेक्टर्स में, जैसा कि सेठी साहब ने बताया कि लाइफ इंश्योरेंस में भी है, जनरल इंश्योरेंस में है, सबसे बड़ी बात इन्वेस्टमेंट में है, एसेट अंडर मैनेजमेंट ह्यूज है, इनको एसेट का वैल्यूएशन जो इन्होंने बताया, तो वो सारी चीजें तो एज ए सेक्टर अगर सारे चीजों को लेंगे तो ऑफ कोर्स HDFC को उसका फायदा मिलेगा। और जो अभी अगर HDFC की बात करते हैं तो मैं बता रहा हूं, हम लोग तो कई एनालिस्ट के टच में भी रहते थे, तो कुछ 2 4 5 स्क्रिप्ट है निखिल जी जिसके बारे में कहा जाता था कि बाय रेटिंग पहले डाल दो, बाद में रिसर्च करो। उसमें एक HDFC जी, क्योंकि ये जी पेरेनियली परफॉर्मिंग कंपनी रही है। आप सेठी साहब को तो स्टैटिस्टिक्स ज्यादा पता होगा, 2004-5 में अगर एडजस्टेड वैल्यू ले तो इसका 50 रुपया हुआ करता था, अब आज 2500 है, तो आप समझे 40-45 गुना बढ़े हैं पिछले 15 साल में, 50 गुना जो भी हो। तो ह्यूज रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। मैनेजमेंट बहुत ही क्वालिटी मैनेजमेंट है, इंडस्ट्री में बहुत ही डोमिनेंट प्लेयर है,
लिक्विडिटी का कभी क्रंच इनको नहीं रहता है, एम्पल लिक्विडिटी है, जो मेन फैक्टर्स होते हैं किसी भी कंपनी के ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए। सेक्टर इनका सनराइज हो रहा है, कंस्ट्रक्शन है, हाउसिंग है, वो सब, इवन इंश्योरेंस वगैरह है। तो एचडीएफसी के लिए जो भी फैक्टर्स आज दिख रहे हैं वो काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं और इसमें रिटर्न मिलेंगे। और इसमें कुछ ऐसा ज्यादा नहीं दिख रहा है कि कोई नेगेटिव, एक्सेप्ट कि अगर इंडस्ट्री में छोटे प्लेयर्स भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं, छोटे से तो इनको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एचडीएफसी का है, किसी दूसरे का नहीं है निखिल जी। जी लेकिन आपसे ज्यादा कौन जानता है, आप तो एचडीएफसी में रह चुके हैं। तो कहने का मतलब कि एचडीएफसी पूरी तरह से परफेक्टली प्लेस्ड है किसी भी तरह के इकोनॉमिक अप ट्रेंड को कैपिटलाइज करने के लिए। और मेरा मानना है कि इट शुड ऑलवेज बी अ बाय। जी, थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में आपकी और सेठी साहब की राय लेता हूँ, और प्रिया जी से भी पूछूंगा, क्योंकि अहमदाबाद और मुंबई ये दो शहर ऐसे हैं जहाँ पे ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुआ है अर्बन एरियाज में, हाउसिंग की बात कर रहा हूँ। और जो स्टैटिस्टिक्स निकल रहे हैं इसमें अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है प्राइसेस में, भाव में, इन्वेंट्री में इतना नहीं हुआ है। और मुंबई 7 नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ प्राइस इंक्रीज। तो अहमदाबाद का अगर आप आज मेरे पास जो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है प्रिया जी और जी। सचिन साहब और राजकुमार जी, मुंबई से अगर कंपेयर करते हैं तो नेशनल हाउसिंग बैंक का एक प्राइस इंडेक्स है जो 2017 से एंकर्ड है। तो 2017 को अगर हम 100 पकड़ते हैं तो मुंबई आज 105 पे है, यानी 4 साल में 100 से लेके 105 हुआ। यूं नहीं हुआ है, ऐसे हुआ है, 119 तक जाके अब 105 पे आया है। अहमदाबाद जो है वो आज की तारीख में 119 पे है, यानी अहमदाबाद के जो प्राइसेस 2017 से कंपेयर है वो 19% ऊपर गए हैं। मुंबई के जो है वो 105 पे है। आम आदमी के लिए, हमारे दर्शक जो है जो मकान खरीदते हैं उनको सबसे ज़्यादा चुभता है जब मकान के भाव बढ़ते हैं, क्योंकि फिर जो इतना निवेश करना पड़ता है मकान लेने में, उतना ज़्यादा लोन लेना पड़ता है, इसलिए फिर ईएमआई बढ़ता है। तो प्राइसिंग के हिसाब से अर्बन एरियाज में हम मुंबई की भी बात करेंगे। प्रिया जी, आपसे अहमदाबाद की बात करते हैं। आपने अभी अहमदाबाद में काफ़ी जी। साल आप रही हैं, तो फ्रॉम अ प्योरली सिटीजन पर्सपेक्टिव ऑफ अहमदाबाद, रेसिडेंट ऑफ अहमदाबाद, आपका क्या एक अनुभव रहा है? भाव कैसे चल रहे हैं, ग्रोथ कैसे हो रहा है, क्या कहेंगी आप इसके बारे में? सर, रियल एस्टेट मार्केट ने कुछ सालों में काफी पिकअप किया है। काफी जो फ्लैट चल रहा था उसमें काफी ग्रोथ आया है मार्केट में। काफी एक्सपैंड भी हो रहा है, जैसे यहाँ पे रेल प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जी फ्लाईओवर्स बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब लोग आना शुरू हो गए हैं। जी जो पहले मुंबई का बहुत क्रेज था, अब जी लोग अहमदाबाद की तरफ आ रहे हैं। जी तो काफी ग्रोइंग मार्केट है, प्राइसेस भी बढ़ी है। पिछले साल मैं कहूंगी 2021-20 में थोड़ा सा फ्लैट था मार्केट, लेकिन अब ये साल फिर से मार्केट ऊपर जाएगा जी और काफी ग्रोथ है, काफी डिमांड भी बढ़ रही है यहाँ पे। जी पर हैविंग सेड दैट सर, मुंबई के मुकाबले में प्राइसेस फिर भी काफी कम है। जी जी, काफ़ी काफ़ी, आई मीन आप कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली काफ़ी अफोर्डेबल है, जी। लेकिन अपने आप में जी, सस्ता नहीं है, अपने आप में काफ़ी महंगा है कंपेयर टू मुंबई। ऑफ कोर्स इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। और ग्रोथ के हिसाब से शहर भी बढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से। अहमदाबाद का जो जो सिटी लिमिट्स है, सैटेलाइट था, ड्राइव इन के आगे जो आपकी जो जो एरिया थी वो पूरा आप कवर होके पूरा जी। सिटी के अंदर आ गया मेरे ख्याल से। काफ़ी जी। अर्बन एग्लोमरेशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो भी हुआ है। जी, जी। और सर, एक्सटेंड भी इस तरह से हो रहा है कि जैसे अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में 30 मिनट्स ड्राइव टाइम है। जी अभी वो ऐसे लग रहा है जैसे अहमदाबाद एंड गांधीनगर इज वन, क्योंकि इतना एक्सपेंशन हो गया है, बहुत ज्यादा बिल्कुल डेवलपमेंट हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल वहां भी बिल्कुल गांधीनगर में भी हो रहा है और अहमदाबाद में भी हो रहा है। बिल्कुल सही बोला आपने। मैं पिछले 2-3 महीने पहले एक बार आया था, कुछ समय के लिए गांधीनगर गया था, और मेरा जी। 3 घंटा आया था। एयरपोर्ट से उतरा, गांधीनगर गया, एयरपोर्ट आया, बम्बे आया। तो वो जो ड्राइव था अहमदाबाद से गांधीनगर का, इतना मुझे नहीं लगा इतना जल्दी होगा। काफ़ी अच्छे रास्ते हैं, डेवलपमेंट अच्छी क्वालिटी का हुआ है। मुंबई के संदर्भ में राजकुमार जी और शेट्टी साहब, आप थाना साइड रहते हैं, तो पहले राजकुमार जी को पूछूंगा, मुंबई में जो भाव अभी 105 जो इंडेक्स दिख रहा है,
क्या वो सही में है या आर द प्राइसेस गॉन अप? आपके अनुभव में क्या है, आपके ज्ञान में क्या है? जी नहीं, मेरा तो लग रहा है क्योंकि बॉम्बे में इन्वेंट्रीज काफी थे, ये जो बैकलॉग था ना निखिल जी, जी काफी ज्यादा इन्वेंट्री पड़े हुए थे, जी अनसोल्ड इन्वेंट्रीज काफी थे। तो नेचुरल है, पहले तो उनको निकालने के लिए उसमें काफी डिस्ट्रेस सेल हुए, फिर उनको निकाले गए, तो इसके चलते प्राइसेस में थोड़ा सब उतना ज्यादा उछाल नहीं रहा, सेकुलर रहा। तो इसके लिए अहमदाबाद से कंपेयर करके थोड़ा सा वो स्क्यूड व्यू आ जाएगा, क्योंकि अहमदाबाद में रियल एस्टेट थोड़ा कंट्रोल्ड जैसा, हमारे दो तीन ये बिल्डर्स हैं जिनसे मैं टच में भी रहता हूँ, काफी जी क्लोज फ्रेंड है। जी तो उन लोगों ने भी बताया कि थोड़ा कंट्रोल्ड भी है, और प्लस में एक परसेप्शन बना हुआ है कि बॉम्बे के कई सारे कॉमर्शियल एक्टिविटीज बॉम्बे अहमदाबाद साइड में शिफ्ट हो रहे हैं। जी इवन तो एक्सचेंजेज वगैरह का इंटरनेशनल एक्सचेंज बनाया जा रहा है, ये है वो है, तो इन सब चीजों के कारण जी लैंड सप्लाई उतना नहीं, तो कहीं न कहीं वो स्क्यूड रहेगा। और जी फिर टीयर 2 में अगर आप जाते हैं, जी तो यही चीज दिल्ली के क्लोज होने के कारण जयपुर में ये चीज आ जाता है सर। जयपुर के प्राइसेस उसी ढंग से फ्लेयर अप कर जाते हैं, जी क्योंकि वहां पे भी यही परसेप्शन है कि कई सारी चीजें जयपुर साइड में, जो हाईवे बने उस साइड में जाएगी नोएडा के, तो वहां पे एक परसेप्शन वो आ जाता है, तो उस परसेप्शन के कारण भी प्राइसेज हो जाते हैं। जी तो बॉम्बे में जो अभी है वो मोर और लेस इन्वेंट्री खाली हुआ है, एक सेकुलर डिमांड है, और मोर और लेस मेरा मानना है कि जो एक नॉर्मल ढंग का ही है, इसमें ज्यादा फ्लेयर अप नहीं लग रहा है सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। और मेरे ख्याल से ये शायद जो इन्वेंट्री बिल्डअप हुआ था मुंबई में और मुंबई के आउटस्कर्ट्स में, इसका असर हुआ मुंबई के प्राइसेस पे। अब शायद बाउंस बैक हुआ है, डिमांड भी बढ़ रहा है, लोगों की आमदनी भी वापस रीइंस्टेट हो रही है, न्यू इन्वेंट्री आ रही है, न्यू परचेसेस हो रहा है। शेट्टी साहब, आपके अनुमान में थाना साइड, नवी मुंबई साइड क्या पोजीशन है, कैसे चल रहा है रियल एस्टेट मार्केट? पोजीशन ऐसी है कि इन्वेंट्री अभी भी पड़ी है, वहाँ ऐसे नहीं है कि इन्वेंट्री अब्जॉर्व हो गई है। जी अभी भी कोई ज़्यादा ग्रोथ आने की संभावना नहीं है अच्छा निकट भविष्य में। अच्छा और अहमदाबाद में जो अब मुझे लग रहा है जो ग्रोथ दिख रहा है आपको, जी उसमें जो बेसिक प्राइस होगा वो भी अहमदाबाद का लिया गया होगा ना। जी जो बेसिक प्राइस होगा जिस पे इंडेक्स बनाया है, जी तो 5 साल पहले जो रेट होगा तो जी अहमदाबाद का ही 2017। रेट लेंगे, मुंबई का तो नहीं लेंगे। हाँ सही है बिल्कुल। तो उसको अपन कंपेयर करेंगे तो अपने को नहीं मिलता है। जी बिल्कुल, लोअर बेंचमार्क था, उसके ऊपर तो 19% ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इतना नहीं होगा, परसेंटेज ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही बोला आपने। एज दिस स्टैटिस्टिक्स समटाइम्स रिवील लेस, हाइड मोर देन व्हाट दे रिवील, सो वी हैव टू गो बाय दैट क्रेडो। लेकिन मेरे ख्याल से दर्शकों को तो हम यही बता दें कि शायद अभी भी मौका है, गुड अच्छे डील्स हो रहे हैं, इन्वेंट्री अभी भी है मुंबई में, काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की। और इसको इसको इस मौका को जाने ना दें, क्योंकि प्राइसेस माइट गो अप विद सीमेंट स्टील प्राइसेस गोइंग अप, इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ रहे हैं। जो हमारे परचेसिंग पावर इंडेक्स है होलसेल का, WPI जो है, CPI छोड़ के WPI जो है वो काफ़ी हाई है, 12 से 15% है, और इसका असर सीधा हाउसिंग पे आ सकता है। अभी भाव कम है क्योंकि इन्वेंट्री ज़्यादा है, लेकिन जैसे इन्वेंट्री कम होगा भाव काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो शायद एक्सपर्ट एडवाइस लेके ये मौका है, उसका आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों को आज के डिस्कशन के लिए। एज यूजुअल हम क्लोजिंग कमेंट्स लेंगे, पहले शेट्टी साहब से, फिर प्रिया जी से, और फिर राजकुमार जी से। शेट्टी साहब। जी, मुझे लगता है जो रियल इस्टेट है और हाउसिंग फाइनेंस है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। रियल इस्टेट में ज़्यादातर ब्रोकर हाउसेस आ जाते हैं, DLF है, और जो बड़ी बड़ी ब्रोकिंग बिल्डर्स की कंपनियां हैं वो आ जाती हैं। जी उनके परफॉर्मेंस में बहुत फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। तो रियल इस्टेट करके अगर सेक्टर में उनको हम लेते हैं जी तो डिस्टॉर्टेड व्यू मिलता है हमें। जी तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का हम अलग से देखें जी और बिल्कुल। इनका ब्रोकर्स का अलग से। जी बिल्कुल, वो बिल्कुल आपने सही बोला, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ जब रियल एस्टेट ग्रोथ होता है तो हाउसिंग फाइनेंस का भी ग्रोथ होता है, एंड वाइस वर्सा। क्योंकि जब हाउसिंग फाइनेंस अवेलेबल होता है तब डिमांड भी बढ़ता है, क्योंकि जब मेरे पास निवेश करने के लिए पैसा ही नहीं है तो मैं खरीदूंगा कैसे। तो जब हाउसिंग फाइनेंस का ग्रोथ होता है तो इसका सीधा सीधा असर
रियल एस्टेट पे पड़ता है, एंड एज आई सेड वाइस वर्सा, रियल एस्टेट अगर बढ़ता है तो हाउसिंग फाइनेंस का डिमांड भी बढ़ता है। इसलिए इनका जो एक यूम्बिलिकल कॉर्ड है जो हम काट नहीं सकते, लेकिन अलग से देखने में जरूर चतुराई है, जरूर विजडम है, क्योंकि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स भी काफ़ी अलग अलग है, तो दोनों को एक ही नज़र से देखना भी शायद गलत होगा, लेकिन इनका एक कनेक्शन है जो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। प्रिया जी। सर मैं कहूँगी मार्केट के बारे में कि मार्केट में काफ़ी फियर है और जी इसके कारण अनसर्टनिटी है। मार्केट ऐसे ही रहेगा जब जी तक थोड़ी न्यूज़ अच्छे नहीं आते हैं, तब तक इट्स गोइंग टू बी वेरी अनसर्टन। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। लास्ट वर्ड टू यू राजकुमार जी। जी नहीं, सही सही बताया सर। रियल एस्टेट जो आपने भी बताया, सिटी साहब ने भी, कि ये रियल एस्टेट वगैरह, लेकिन एक चीज देखना पड़ेगा कि अभी कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम लोग को नहीं दिख रहा। उसके कई कारण थे, आप भी समझते हैं। डिसेंट्रलाइज हो गई चीजें, वर्क फ्रॉम होम हो गए, जी सिटीज भी कई बन रहे हैं, तो इनके चलते बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम लोग को आगे नहीं दिख रहा है। एक सेक्युलर ग्रोथ रियल एस्टेट में मिलेगा। रेरा वगैरह के आने के कारण काफी डिसिप्लिन हो गए रेगुलेटरी एजेंसी, कि कुछ भी हो रहा है वो वाला सिचुएशन नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब कि एक सेकुलर ग्रोथ मिलेगा इसमें, कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन शायद उतना अभी नहीं रहेगा, और उस ढंग से इन्वेस्टर्स को अपना व्यू बनाना चाहिए। तो कोई किसी एनालिस्ट ने के शेप रिकवरी की बात की है कि कुछ जी सेगमेंट ऐसे हैं रियल एस्टेट के जो शायद अपस्विंग में होंगे, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे भी है जो शायद डाउनस्विंग में। शायद जिक्र शायद अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ था कि अफोर्डेबल हाउसिंग में शायद एक एक उछाल आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, पैसा भी आ रहा है, डिमांड भी बहुत है। लेकिन जो हाई इनकम ग्रुप है और जो मिडिल इनकम ग्रुप है, शायद दैट में नॉट, as you said, it might be a secular growth and not an exponential growth. So you'll have to see certain bits and pieces of the industry also, क्योंकि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है और अलग अलग सपोर्ट सिस्टम है तीनों में। तो सही बोला आपने। थैंक यू वेरी मच आप तीनों को जुड़ने के लिए। राजकुमार जी, प्रिया जी, कल सुबह भी फिर मिलेंगे 10:30 बजे। शटी साहब, एज यूजुअल थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर ज्वाइनिंग इन एंड गिविंग सो मच क्रेडेंस टू दिस प्रोग्राम। दर्शकों को अगर अच्छा लगा हो प्रोग्राम तो लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। कोई सुझाव हो, कुछ बताना हो, कुछ हमें आपको हमें कुछ कहना है, अगर आपको भाग लेना है इस प्रोग्राम में, तो metromani@metromumbaiLive.com, metromani@metromumbaiLive.com पे ईमेल करिएगा। और अगर आपकी कोई समस्या हो, कोई उलझन हो जिसमें हम आपकी मदद कर पाएँ, तो उसके बारे में हमें लिखिएगा helpdesk@metromumbaiLive.com, helpdesk@metromumbaiLive.com। हम ज़रूर आपकी समस्या का निरीक्षण करेंगे और अगर हम मदद कर पाएंगे तो आपसे संपर्क करेंगे। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हम कहते हैं, रोज़ कल सुबह 10:30 बजे फिर मिलेंगे। और इस वक्त अभी कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला 24/7 मेट्रो मुंबई पे जारी रहता है। जुड़े रहिएगा मेट्रो मुंबई से। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।